सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। देखिए, जैसे आप जानते हो कि गेट 2026 का रिजल्ट आया है और बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जिसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन हम पहले बात इस बात पे करेंगे कि उसने अपनी कैसे प्लानिंग किया, गेट 2026 में इतना बेहतर रैंक लिया है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं आपके लिए वैभव। और वैभव की जो इस बार की जो रैंक आई है गेट 2026 में, इलेक्ट्रिकल में आपकी 49 रैंक है और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में 115 रैंक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है और कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे थे, फिर चीज़ों कैसे मैनेज किया। तो सबसे पहले चलते सीधे वैभव से बात करते हैं। तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपको कैसा लग रहा है अपनी रैंक को देख के सर? सर अभी तो मतलब जब रैंक आया था तब तो मतलब अच्छा लग रहा था। फिर मैं 2-3 बार देखा भी हूँ, मेरा ही है ना किसी और का रैंक तो नहीं है। तो उसके बाद घर-वर में बताया, पापा-मम्मी बहुत खुश है, बड़े पापा खुश है, सब मतलब घर में बहुत खुश है। घर में तो खुशी की लहर होगी कि हाँ। बच्चे ने बहुत, मतलब इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हुँ। तो ये फाइनली आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एग्जैक्टली गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए? सर मतलब मैं फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि कोडिंग करते हैं, मेरा कोडिंग भी अच्छा चल रहा था। फिर सेकंड ईयर में मैं आया, मैंने कहा मतलब मैं जेईई के टाइम पे फिज़िक्स वगैरह करता था, मैथ्स करता था, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। हुँ, तो सेकंड ईयर में मैं ऐसे ही सोचा देखते हैं, क्योंकि मेरे को दोस्त लोगों ने कहा था मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मिड सेम, एंड सेम हुआ, मेरा हुँ, हाईएस्ट चला गया। हुँ, तो हुँ, दोस्त लोगों ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है। उसके बाद वहाँ से एक हाइलाइट पड़ा और मेरे को फिज़िक्स पसंद भी थी। तो मतलब हुँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फिज़िक्स की तरह ही देखता हूँ कि ओके, ये ओके। फिज़िक्स ही है एक तरह की, हुँ, बस और स्पेसिफिक हो गई है। हुँ, तो वहाँ से था कि मुझे यही करना है क्योंकि इसमें मज़ा ज़्यादा है। तो बिल्कुल। फिर मैंने कोडिंग को छोड़ा, फिर मैं सोचा सेकंड ईयर से करते हैं। हुँ, मैंने बैच लिया, फिर मैंने 2 साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब गेट के लिए तो नहीं पढ़ा। बिल्कुल। वो बस थोड़ा बहुत सेमेस्टर्स के लिए देख लिया, फिर बंद कर दिया, देख लिया, बंद कर दिया। फिर थर्ड ईयर खत्म हुआ था। तो ये था कि सबका कुछ ना कुछ सॉर्टेड था कि कोई प्लेसमेंट लेगा। मतलब हुँ, सबको पता था करना क्या था। मैं सोच रहा था मैं एग्ज़ाम दे दूँ, क्योंकि हुँ, कॉलेज में यहाँ कोर की कंपनीज़ आएँगी, हुँ, कितनी हुँ, आएँगी? हुँ, कोर की कंपनीज़ के हिसाब से मेरा सीजी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आईटी कंपनीज़ के हिसाब से 8.29 सीजीपीए गुड है। बट हुँ, अगर आपको कोर में बैठना है, कोर की कंपनी चाहिए कॉलेज से, तो आपका 9 प्लस सीजी होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने सोचा फिर ठीक है, गेट अगर ऐसा ही है तो गेट में ही बैठते हैं, गेट की तैयारी करते हैं। तो ऑलमोस्ट शायद 2025 जुलाई, अगस्त, सितंबर के अराउंड मैंने सोचा था कि चल 5-6 महीने दे के देखते हैं, कितना टफ है, क्या है, हुँ, तैयारी करके देखते हैं। हुँ, तो उसमें था कि मैं फिर सीरियस हो गया था कि, और सबसे बड़ी चीज़ थी, मैं पहली बार, क्योंकि मैं जेईई में ही नहीं किया था, हुँ, जेईई में मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि लेकिन करना कैसे है? हुँ, 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 कि ये मैं अब कर लूँ, इसके बाद क्या करूँ, वो सब नहीं पता था। बस लेक्चर से देख लिया, नोट्स बनाया, नहीं समझ आया, फिर से देख रहे, ये कर रहा था। गेट में समहाउ इतना कंटेंट भी अवेलेबल है, और ये था कि ऐसे नहीं पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, क्योंकि अगर सिलेबस पढ़ने गए तो 5 महीने में इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है खत्म हुँ, करना। बिल्कुल। तो मैं जितना पहले पढ़ा था, उतना रिवाइज़ पुराने नोट से ही करता था। मैं नया लेता था लेक्चर्स जो मैं पहले नहीं पढ़ा हूँ, और बाकी हुँ, कोशिश करता था नोट से रिवाइज़ कर लूँ। हुँ, उसके बाद जितने सब्जेक्ट्स रिमेनिंग थे, उसे प्लान किया कि अच्छा मैं 15 दिन में ये खत्म कर लूँगा, अगले 20 दिन में ये खत्म कर लूँगा, फिर 15 दिन में ये खत्म कर लूँगा। ऐसे करते-करते मैंने अराउंड 9 सब्जेक्ट्स खत्म किए थे, 3 हुँ, तब भी नहीं पढ़े थे। हुँ, तो मैंने 9 सब्जेक्ट्स पे गेट इलेक्ट्रिकल की तैयारी की थी, खत्म किए थे। उसी के ही बेसिस पे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन भी दिया था, हुँ, काफ़ी इलेक्ट्रिकल भी दिया सब्जेक्ट था। कॉमन भी होते हैं हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में। कॉमन होते हैं। हुँ। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक किसी बच्चे के लिए 5-6 महीने में चीज़ों को मैनेज करना और सारा चीज़ लेके चलो, और साथ में आप इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपने इतनी बढ़िया रैंक अचीव कर ली, 115 रैंक अचीव कर लिया। तो एग्ज़ैक्टली मतलब आपने अगर एक बच्चा कोई 5-6 महीने के लिए बैठ रहा है, कोई तैयारी करना चाहता है और आपका कॉलेज भी रनिंग में था, हुँ। आपको कॉलेज का भी काम करना था। मैं बता देना चाहता हूँ, वैभव एनआईटी सिलचर के स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं वहाँ से, और अभी आपका 4th ईयर चल रहा है। ओके? तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि जब आपको दिखा 5-6 महीने बचे हुए हैं और मुझे इलेक्ट्रिकल, आपको पता है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बहुत वास्ट है। हुँ। आप मशीन ले लो, पावर सिस्टम ले लो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, बहुत बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो आपने सबले अगर टॉप 3 चीज़ों को बोला जाए कि भैया मेरा सबसे पहला फ़ोकस किस पे था, सेकंड फ़ोकस किस पे था, थर्ड मेरा क्या फ़ोकस था, जिससे कि हम कम टाइम में प्रोडक्टिव वे में कैसे उसको आपने यूटिलाइज़ किया? सर, पहला फ़ोकस मेरा इलेक्ट्रिकल समझने से ज़्यादा ये था कि मुझे गेट में मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज़ कर लूँ। एकदम करेक्ट। पहला फ़ोकस मेरा था मार्क्स बढ़ाने का। हुँ, दूसरा फ़ोकस था कि अब जब मैं सोच रहा हूँ मार्क्स बढ़ाना है, तो मुझे जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि पहले ये सब्जेक्ट तो मैं कितना ट्रैक कर पा रहा हूँ। हुँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग के हिसाब से जो 9 सब्जेक्ट मैं टारगेट किया था, ये नवंबर तक खत्म भी हो जाने चाहिए थे, हुँ, बट नहीं हुआ था। हुँ, मैं इवन जैन
फर्स्ट वीक तक सब्जेक्ट्स ही कर रहा था। तो वो कई बार प्लानिंग नहीं वर्क करेगी, क्योंकि कॉलेज में मिड सेम होगा, एंड सेम होगा, FIP के प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उन सब का आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। कई बार आपका ही मन नहीं करेगा, अरे बहुत ज्यादा हो गया, आज रेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं मैं रोज 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, कई दिन पढ़ा भी नहीं था। तो वो आप एक प्लान करोगे, वो लंबा खिंचेगा। बेस्ट है कि खिंचने दो, बस करते रहो, रुकना नहीं है। बीच में अगर ये हो गया कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, थर्ड यही था कि कंसिस्टेंट रहना है। अगर वो ब्रेक हो गया, तो अगर एक बार ये हुआ कि 2 हफ्ते का ब्रेक आ गया, 3 हफ्ते का ब्रेक आ गया, तो मैंने इसके लिए ये किया था, अपने सारे दोस्तों को कह दिया था कि अगर मैं फ्री भी हूँ, रूम में मैं फ्री हूँ, बट मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो टाइम डेफिनेटली वेस्ट होगा। हमको। अगर मैं रूम में फ्री हूँ, क्या पता मैं 1 घंटा अगर फोन स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, तो 1 घंटे बाद खुद ही डिप्रेशन होगा कि क्या कर रहे हो, ना बाहर जा रहे हो, ना रूम में बैठे हुए, तो इससे बढ़िया पढ़ लो। तो मैं ये करता था, मैं सबको कह दिया था कि ये 5 महीने छोड़ दो, ये मैं अपने लिए एक बार दे के देखते हैं क्या होता है। तो मैं वो ये जो आपने जो अपने दोस्तों से बात बोली ना, कि भाई मेरे को 5 महीने छोड़ दो, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉलेज में। कई बच्चे तो इन सब चीजों में काफी इन्वॉल्व इतना ज्यादा हो जाते हैं कि अपना जो प्राइमरी टारगेट होता है उसको भूल जाते हैं। तो आपने मैनेज बहुत बेहतर तरीके से किया। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज और रिवीजन को कितनी इंपॉर्टेंस रखी अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में? सर मतलब मैं जब जैन तक ऑलमोस्ट, दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट जितना भी मैंने खत्म किया था, अब मैंने हमेशा सुना था कि टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। मैंने जेई में नहीं दिया था, बहुत कम दिया था जेई में, और गेट में भी मैंने ऑलमोस्ट 12 फुली टेस्ट ही दिए, इससे ज्यादा नहीं दिए। क्योंकि लेकिन ये मैंने सुना था कि टेस्ट ऐसे नहीं देना है, टेस्ट देना है। मैंने जैसे एक टेस्ट दिया, उसके बाद मुझे उसे एनालाइज करना है, कितने क्वेश्चन गलत हुए। मेरी एक कॉपी बनी हुई है, एक टेस्ट मैंने दिया, उसमें जितने क्वेश्चन गलत हुए उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा इसमें मैं ये सही कर सकता था, अच्छा इसका मेथड 2 ऐसा हो सकता है। कई मेथड ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, उस समय एक बार क्लिक कर गया, वो अच्छा मेथड है, तो उसे भी मैंने लिख लिया। तो मैं ये किया था, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था ऑनलाइन कि ये करना चाहिए, तो मैंने कहा करके देखते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना यही किया। मैंने भले 12 टेस्ट दिए थे, बट वो 12 टेस्ट की जो एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट आधी स्पाइरल की एनालिसिस है। क्या बात है। तो जितनी, क्योंकि मैंने पहला टेस्ट दिया, मैंने 5 महीने तैयारी की, पहला टेस्ट मेरा 41 मार्क्स मेरा था कि मैं 5 महीने करके अगर 41 पहुंचा हूँ, 1 महीने बाद गेट इलेक्ट्रिकल है, मैं क्या ही कर लूंगा। बिल्कुल। दूसरा, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया, तो मतलब एक टर्म होता है स्कोर जो आपका आया 41, एक होता है पोटेंशियल स्कोर, आप कितना ला सकते थे। जब मैं उसकी टेस्ट की एनालिसिस किया, तो मैं देखा मैं 70 इजीली ला सकता था, मुझे आता था। मैंने सिली मिस्टेक किया, और ये भी था कि मैं 3 घंटे फोकस के साथ टेस्ट इससे पहले कब दिया हूँ, जेई में 4 साल हो गया है, मसल मेमोरी खत्म है। तो उसके लिए मैं ये कर दिया, अगला टेस्ट जितना भी मैं दूंगा, मैं 9 से 12 ही दूंगा। मैं अपने दोस्त के रूम में, मतलब एक हम लोग को हॉस्टल्स में अरेंज हो जाएगा बहुत इजीली, मैं एक रूम में सोता था रात को। फिर अगले दिन मैं एक ऐसी फील क्रिएट करने के लिए 2-3 टेस्ट ऐसे भी किया था कि मैं चल के अपने रूम में आऊंगा, लैपटॉप लगा रहेगा, एकदम एग्जामिनेशन, हाँ, एकदम एग्जामिनेशन टाइप, फोन बंद है, साइड में पड़ा हुआ है, कोई 3 घंटा डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोल के रखा हूँ, कोई किया तो फिर दिक्कत होगा तुमको ही। बिल्कुल। तो कोई 3 घंटा डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे मेरे दोस्तों को बताए कि अभी पढ़ रहा है, इसे डिस्टर्ब अभी नहीं छेड़ना है, अभी छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो था, तो मैं वो क्रिएट किया। तो मैं पहले 41 लाया, फिर मेरा अगले टेस्ट में 46 हुआ, फिर मेरा 51 हुआ, फिर मेरा 52 हुआ, फिर मेरा सीधे जंप किया था 68, और फिर मेरा, क्योंकि 68 के लिए मैं 1 हफ्ता ब्रेक ले लिया था, मैं कहा अब कितना मैं इंप्रूव कर सकता हूँ उस एनालिसिस को लेके। फिर मैंने 1 हफ्ता ब्रेक लिया, फिर मैंने दिया सीधे 68, फिर उसी के अराउंड रहा 65 67 ऐसे ही मार्क्स। मतलब कुल मिला के एक जो होता है ना कि आपने अपनी कमियों को एनालाइज करने बहुत फोकस किया। और जो बच्चा जो भी टेस्ट देता है ना, जो भी बच्चा मैं देखता हूँ मॉक देता हूँ, कहता है मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, वो ये गलती बहुत करता है कि मतलब एनालिसिस ज्यादा करता नहीं, उसको बस ये ग्रीड ज्यादा होती है कि मेरा नंबर कैसे आ जाए। कोई जादू का मंत्र तो है नहीं। आपको अपनी कमियां खुद, आपने जैसे बोला, मैं दोस्तों को बोला था कि भाई दोस्ती टूट जाएगी अगर तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया तो। लेकिन ये बोलना जरूरी है। इससे आपके दोस्त को बुरा नहीं फील होगा, उसको ये एहसास होगा भाई वो कुछ करना चाह रहा है, 4-5 महीने टाइम उसके पास बचा है, तो इवन दो वो दोस्त आपके सपोर्ट करेंगे आपको कि इसको, जैसे आपने बताया मैं दूसरे रूम में जाकर टेस्ट दे देता था, अरेंज कर लेता था, फिर आप अपने ही रूम में आके एक एनवायरनमेंट खुद से फील करते थे कि ये मेरा अगर सेंटर हुआ, ये मेरा मतलब डेस्कटॉप हुआ, तो मैं कैसे बैठूंगा, कितना टाइम वहां लूंगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक्यूरेसी लेवल हो गया। इन सब पे बहुत फोकस करने के बावजूद ही आपको ये चीज हो पाया कि आप 5-6 महीने के अंदर आप AIR 49 तक पहुंच पाए, और ये बहुत इनक्रेडिबल है विद 9 सब्जेक्ट ओनली।
हाँ विद 9 सब्जेक्ट मतलब मेरा अप्रॉक्सिमेटली। एक्यूरेसी 90% एग्जैक्टली पूरे टेस्ट तो एक्यूरेसी इतनी मेंटेन करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चों को मैंने देखा 60 मार्क्स तो ला लेते हैं, लेकिन उसमें से पता चलता है वो अटेम्प्ट 80 किए थे लेकिन आए हैं 60, मतलब 20 कहीं के उनके गए हैं, तब उनके 60 आए। तो एक्यूरेसी पे बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है। तो अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जितने बच्चे आज देख रहे हैं वैभव को, वैभव की स्टोरी के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, वैभव के बैकग्राउंड के ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा, इनकी फैमिली के बारे में बात नहीं करूंगा, इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब आप कभी जानोगे वो स्ट्रगल, वो फेज, वो जो अब जो मिला है, उसका जो खुशी है, वो मुझे लगता है कि वो अंदर वो बयां नहीं कर पा रहा होगा कि उसको कितनी खुशी हो रही है, और उससे भी ज़्यादा उसके पेरेंट्स को कितनी खुशी हो रही है इस वक्त पे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक दिन इसके लिए स्पेशली खुद अपनी स्टोरी बताएगा आपको, वो दिन जल्दी आएगा। तो लास्ट में बस इतना बोलूंगा, पहले फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो, बहुत जल्दी बनोगे। और हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके जूनियर्स होंगे हमेशा उनको गाइड करते रहिएगा कि उनको क्या गलती वो कर रहे हैं, आपने जो गलतियां नहीं की उनको बताइए कि वो गलतियां ना करें। तो लास्ट में मैं चाहूंगा 2 शब्दों में आप नए जो एस्पिरेंट्स 27 के, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर लोग कहते हैं कि मतलब 10 घंटे पढ़ो, बट मेरा ये मानना है क्योंकि अगर एक एग्जाम को क्रैक करना है पहले एग्जाम समझ लो। मतलब जितने टीचर्स थे, मेरे को याद है शायद सिद्धार्थ सर थे या वरुण सर थे, आप भी थे, आप लोग एक लाइन बोला करते थे कि जो 20% सिलेबस है वहां से 80% क्वेश्चन आएगा। करेक्ट। तो ये 20% आपको ढूंढना होगा, तो वो आएगा एनालिसिस से। बेटर है आप एनालिसिस को टाइम दे दो, आपको पढ़ने का टाइम अपने आप कम हो जाएगा। करेक्ट। अगर आप एनालिसिस पे टाइम नहीं दोगे तो आपका पढ़ने का टाइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। तो वो जब तक नहीं बढ़ाओगे एनालिसिस का टाइम, तब तक पढ़ने का टाइम तुम्हारा ज्यादा भी रहेगा और शायद रिजल्ट वैसा ना आए, टाइम ज्यादा लग जाए। तो अल्टीमेटली जो बात इन्होंने बोली है कि आप चीज़ों को एनालाइज करो, पहले आप प्रोजेक्ट करो कि भाई जिस एग्जाम आप अपियर करने जा रहे हो उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही, तब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आप भी वैभव जैसे कम टाइम में मोर प्रोडक्टिव वे में आप एक बेहतर रैंक तक पहुंच सकते हो। तो अब मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव, और आप बहुत जल्दी वैभव को देखोगे जब हम लोग एक बड़े स्केल पे वैभव के लिए कुछ फंक्शन करेंगे, तो आपको वहाँ दिखाई देंगे वैभव, और इनकी स्टोरी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।